नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपने साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होते रहना जरूरी है। आज इस कड़ी में हम याद करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे गीतकार को जिनके गानों में आपको हर तरह के शेड मिलेंगे, जिनके गीतों में आपको आम जनता की सुख-दुःख, किसान मज़दूर की बातें, प्रेम की बातें, विरह की बातें, देश की बातें और समाज की बातें और ज़िंदगी के बहुत फ़लसफ़े, बहुत गहरे फ़लसफ़े, बहुत ही सरल सीधी ज़ुबान में, बहुत सादा तरीके से कही गई बातें। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अद्भुत गीतकार, शब्दों का जादूगर कहे जाने वाले शैलेंद्र जी के बारे में। शैलेंद्र जी जिनकी की जन्म शताब्दी 30 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी, क्योंकि उनका जन्म 30 अगस्त 1923 को हुआ था। उनकी जन्म शताब्दी के खत्म होने के बाद अब ये उनका 101वां एक तरीके से साल शुरू हो गया है और हम इस मौके पर उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि शैलेंद्र के गाने जो हैं, वो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी धरोहर है, न सिर्फ हिंदी सिनेमा की बल्कि अगर हम उसको साहित्य के पैमाने पर भी देखें, जिसके बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे, तो साहित्य में जिस तरह के कविताओं के जो मानदंड तय किए गए हैं, जो प्रतिमान तय किए गए हैं, उन पर किस तरह से शैलेंद्र की कवि के गाने खरे उतरते हैं, कैसे उनको वो जो एक साहित्य का दर्जा मिलना चाहिए या उनको साहित्य की नज़र से देखा जाना चाहिए, तो क्या उनकी स्थिति है, उस पर आज हम बात करेंगे और कुछ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शैलेंद्र के काम का अध्ययन किया है और उनके काम को जनता के सामने लाने के साथ-साथ उनके काम के बारे में चर्चा करने का एक तरीके से कह सकते हैं कि सिलसिला शुरू किया है। ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे साथ, कुछ बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जो कि हिंदी सिनेमा के गीत संगीत के बहुत ही गहरे, बहुत गंभीर अध्येता हैं। वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। खासतौर से शैलेंद्र पर इन्होंने बहुत काम किया है और कई किताबें लिखी हैं। गीत संगीत के बहुत जानकार हैं। शैलेंद्र की जितनी भी जो उनकी रचनाएं रही हैं, गानों से लेकर के गैर फिल्मी जो कविताएं हैं उनको लेकर के और उनके बारे में जो कुछ कहीं किसी ने कुछ लिखा है, कहा है, तो सबको संकलित करके इंद्रजीत सिंह जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। तो इंद्रजीत सिंह जी हैं हमारे साथ में, हमारे साथ अजय परमात्मा जी हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं, वर्षों से फिल्म समीक्षा कर रहे हैं, लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और फिलहाल सिने माहौल नाम का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जहाँ सिनेमा के बारे में गंभीर टिप्पणियां करते हैं। प्रोफेसर जबरी मुबारक हैं हमेशा की तरह हमारे साथ, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत ही गंभीर अध्येताओं में से हैं भारत में और खासतौर से हिंदी भाषा में, और लगभग 4 दशकों से वो लगातार सिनेमा के बारे में गंभीर टिप्पणियां कर रहे हैं, तमाम मंचों पर लिखते पढ़ते रहे हैं, बोलते रहते हैं और हमारे कार्यक्रम में लगातार शामिल होते हैं। कई किताबें लिख चुके हैं पारक साहब हिंदी सिनेमा के ट्रेंड्स के बारे में। हमारे साथ शीबा असलम फहमी साहिबा हैं, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक मसलों पर बहुत गंभीर टिप्पणीकार हैं, पत्रकार हैं और स्वयं भी किंतु परंतु नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जहां पर वो सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर चर्चाएं लगातार करती रहती है। अविनाश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के गंभीर अध्येता तो हैं ही, वो हिंदी सिनेमा पढ़ाते भी रहे हैं और हिंदी सिनेमा के बारे में लगातार लेखन भी करते हैं, स्वयं पटकथा लेखन से, गीत लेखन से जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रजीत जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप इस पैनल में एक ऐसे व्यक्ति हैं, वाहिद व्यक्ति हैं, जिन्होंने की शैलेंद्र की जो रचनाएं हैं या जो शैलेंद्र का जितना भी काम है, उसको बहुत तरीके से आपने देखा है, बहुत बारीकी से, और उसके तमाम जितने शेड्स हैं उन पर आपने काफी लिखा भी है, लिखवाया भी है और लोगों से चर्चा करके, यहाँ तक कि साहित्यकारों और कवियों के बीच में जाकर के, नामवर सिंह के बीच में, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह जैसे लोगों से बात करके, रामविलास शर्मा वगैरह से बात करके आपने शैलेंद्र की कविताओं की, गीतों की जो एक तरीके से कहना चाहिए एनालिसिस की है या उनका मूल्यांकन करने का काम किया है। तो मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। सवाल जैसा कुछ नहीं है आज की बातचीत में, क्योंकि शैलेंद्र के बारे में सवाल करने जैसा कुछ नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शैलेंद्र की इस अपार लोकप्रियता का, यानी आज जब हम बात कर रहे हैं तो उनके निधन को भी लगभग लगभग 60 साल हम कह सकते हैं हो गए। 1966 में उनका निधन हुआ था और उनकी जन्म शताब्दी तो खैर
पिछले साल शुरू हुई। तो क्या कारण है कि इतना बड़ा गीतकार आज भी उनके गाने जब हम सुनते हैं, चाहे वो 2 बीघा ज़मीन का गाना हो, धरती कहे पुकार के, 20 तो गीत बिछा ले प्यार के, या उनके जो प्रेम गीत हैं, जैसे जो उन्होंने बंदिनी के लिए गाने लिखे हैं, या और फ़िल्मों के लिए, राज कपूर की फ़िल्मों के लिए जो गाने लिखे हैं, वहाँ, और या जो फिर जनता के लिए जो उन्होंने तरह-तरह के गाने लिखे हैं, या जो तीसरी कसम फ़िल्म उन्होंने बनाई है। क्या कारण आपको दिखता है कि शैलेंद्र जो है वो हमारी स्मृतियों में इस तरह से एकदम दर्ज हैं कि उनके गाने जो हैं वो आज भी हमको लगातार आनंद देते हैं, और कहीं न कहीं हमारी जो चेतना है उसको झकझोरने का काम भी करते हैं। शैलेंद्र जी, इंद्रजीत जी। सभी को नमस्कार। अमिताभ जी, आपको बहुत साधुवाद कि आज आपने इस पैनल में मुझे भी शामिल किया। शैलेंद्र जी के बारे में बहुत समय से, लंबे समय से चर्चा चल रही है, और उनके गीतों ने तो खैर मैं मानता हूं कि अगर सिनेमाई गीतों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बड़ा नाम है साहिर और शैलेंद्र का ही है। तो मैं तो कहता हूँ सिने गीत आकाश के, वो तो एक आफताब और महताब, हम ये तुलना ना करें कौन आफताब है कौन महताब, लेकिन दोनों ही बड़े स्टार। और आज भी मानक के तौर पर, पारक साहब और ब्रह्मत्व साहब भी सहमत होंगे कि एक स्टैंडर्ड के तौर पर, एक रोल मॉडल के तौर पर उनको अपनाया जाता है, उनको सुना जाता है। और उनके गीत केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सरहद से बाहर भी, स्पेशली सोवियत संघ उस जमाने, अब तो खैर वो टूट गया, 15 हिस्सों में बट गया, अब तो रूस और 15 देश और आपस में लड़ाई भी शुरू होगी, दोनों के बीच, दुर्भाग्यपूर्ण है वो तो। और चीन, अरब, ईरान, इराक, सारे, मुझे लगता है कि जो आवारा फिल्म, उनका जो पहला जो गीत था जो एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत मशहूर हुआ, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ आसमान का था, इस गीत के माध्यम से वो केवल चार्ली चैपलिन की तरह मनोरंजन ही नहीं करते हैं राज कपूर, बल्कि यहाँ अमिताभ जी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 1949 में शैलेंद्र जुड़े थे राज कपूर से, उनकी मजबूरी थी। 47 में ऑफर दिया था शैलेंद्र को राज कपूर ने, तो उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन 1.5 साल के बाद जब उनकी अपनी मजबूरियां थी, तो तब जाकर के लगभग जुलाई 1949 में, जब लगभग बरसात पूरी होने को आ गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, शूटिंग बाकी थी गीत की भी और कुछ फिल्मांकन होना था, तब राज साहब के पास वो खुद गए कि साहब मुझे उसके आपने गीत लिखवाने का एक ऑफर दिया था, लेकिन आज मैं खुद चल के आपके पास आया हूँ और आप जो चाहें मुझसे लिखवा लीजिए, मुझे 500 रुपए, इस समय 700 रुपए। राज साहब भी बड़े, देखिए वो एक पारखी आदमी थे और इमोशनल भी थे, इंटेलिजेंट भी थे, लेकिन उसके साथ साथ वो इमोशनल भी थे और दोस्ती निभाना भी जानते थे। वो एक पारखी व्यक्ति, वो जानते थे कि भाई ये व्यक्ति जो है, इसके अंदर आग ही नहीं राग भी है, और ये सृजन का राग और आग दोनों इसके अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति को तो हमें यूटिलाइज करना ही चाहिए। तो उन्होंने 500 रुपए का इंतजाम, राज कपूर कहते हैं मेरे पास 500 रुपए थे भी नहीं, लेकिन मैंने तुरंत मैनेज किए और उनको कहा भाई 500 रुपए आप ले जाओ, अपना काम चलाओ, उसके बाद फिर अगले हफ्ते आना, फिर हम गीत पे बात करेंगे। तो शैलेंद्र जी ने अपने एक फुटनोट में कहीं लिखा है, शायद धर्मयुग में छपा, तो मेरे पास है वो कटिंग, कि मैं 1 हफ्ते तक इंतजार करता रहा, गाना तैयार कर लिया, बरसात में हमसे मिले तुम, और मैं सोच रहा था अब कल या परसों चल के सुनाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि इतना आंधी तूफान आया कि सारे बंबई की, उस जमाने में बंबई कहलाता था, कि बिजली चली गई और इतना पानी, बरसात तूफान आया कि 3 दिन तक मतलब सड़कों पे आना जाना बाधित हो गया। तो कह रहे मैं फिर चौथे 5वें दिन जब बिल्कुल नॉर्मल हुआ तब पहुंचा, तो मुझे लगा वो शायद भूल गए होंगे, अपना काम उनका चल गया होगा, लेकिन गए तो थोड़ा सा बोले अरे भाई मैं तो बड़े दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, तुम आए नहीं। तो बोले नहीं साहब ये वजह है जिसकी वजह से मैं नहीं आया, और गीत देखिए मैं बना के लाया हूँ, बरसात मिले, बरसात में हमसे मिले तुम। बोले उन्होंने तुरंत शंकर जयकिशन को, स्पेशली शंकर को बुलाया, उनको भाई ये गीत इनका देखो कैसे मीटर पे आ सकता है। गीत तो पहले से लिख के लेके गए, लेकिन गीत इतना अच्छा था तो उसमें शंकर जी ने ये नहीं कहा कि ट्यून मेरी होगी उसके ऊपर लिखो, पहला गीत एज इट इज ले लिया गया। हाँ, उसके बाद वो पतली कमर और ट्यून पे ही लिखा गया, तो हालांकि उसके लिए उनकी बड़ी आलोचना भी हुई। एक तरफ तो वो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, और दूसरी तरफ वो इंद्रजीत जी का लगता है कुछ कनेक्शन जो है उसमें समस्या आ गई है।
तो कोई बात नहीं, मैं परख साहब जो थॉट इंद्रजीत जी कह रहे थे, मैं आपके पास आता हूँ और मैं चाहूंगा कि जहां वो उन्होंने छोड़ा अपनी बात को, उसको आप अपने तरीके से अगर आगे ले जाना चाहें, अपने आगे तरीके से आगे ले जा सकें, क्योंकि शैलेंद्र के गानों की हम बात करें, उन्होंने इंद्रजीत जी ने जहां से बात शुरू की आवारा के गाने की, मुझे आवारा के गाने के बारे में तमाम तरह के किस्से हैं कि कैसे वो पॉपुलर हुआ और कैसे फिर खास तौर से उस जमाने का जो एक दुनिया थी उस जमाने की, उस दौर की, तो उसमें जो वामपंथी कहना चाहिए विचारधारा वाले देश थे, रूस और चीन, वहाँ के नेताओं को किस तरह से उस गाने ने प्रभावित किया, कैसे वहाँ के समाज में हुआ। बल्कि एक बड़ा अच्छा किस्सा है, अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था, उनकी एक किताब है द कैंसर वार्ड। उस कैंसर वार्ड में एक कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि उस एक नर्स जो है वो कैंसर के एक पेशेंट को मतलब सुकून देने के लिए वो गाना गाकर सुनाती। तो और उसके अलावा ये तो किस्से हैं ही बहुत सारे कि बहुत सारे रूसी नेता या चीनी नेता जब रूस में लोग गए या रूस के लोग यहाँ, चीन के लोग यहाँ आए, तो कैसे उन्होंने उस गाने की फरमाइश की। तो वो जो एक कह सकते हैं ग्लोबल होने का जो जिसकी आज हम बात करते हैं, तो ग्लोबल गीतकार या ग्लोबल कलाकार होने का एक तरीके से शुरुआत जो है वो शैलेंद्र जी ने रखी थी। मैं परख साहब आपसे जानना चाहूंगा कि उनकी जो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग थी, जिसको कि अभी इंद्रजीत जी कह रहे थे, क्योंकि वो फिल्मों में आने से पहले काम करते थे, जब उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपनी कलम नहीं बेचूंगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने गाने लिखे तो उसमें भी कहीं ना कहीं मजदूर किसान की बात हम बहुत प्रमुखता से देखते हैं। खासतौर से विमल रॉय की फिल्म अगर हम याद करें, दो बीघा जमीन, तो उसका जो गाना है, धरती कहे पुकार के, गीत तो गाले प्यार के, अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा, ये जो बात है, आप क्या कहेंगे कि शैलेंद्र के जो गाने हैं उनमें कितने किस तरीके से जो है वो किसान मजदूर के स्वर दिखाई देते हैं, खासतौर से आज के दौर में जब हम बात करते हैं कि किसान मजदूर जो है वो हिंदी सिनेमा में हाशिए पर चले गए, तो उस वक्त शैलेंद्र के उन गानों की अहमियत को आप किस तरह से देखेंगे पारक साहब? सभी वो आ गए इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं क्या हमारी? जी जी जी। आप अपनी बात कहें। हाँ, चूंकि आप बीच में अचानक कनेक्शन आपका कट गया था, इसलिए मुझे पारक साहब के पास जाना पड़ा। माफी चाहता हूँ जी आपसे भी और पारक साहब से भी। जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, मैं वो जी जी बात बीच में थोड़ा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं अपनी बात ही रखना चाह रहा था। देखिए, मुक्तिबोध जो है, अच्छा वो मैं राज कपूर साहब वाली बात ही कह रहा था उसमें, तो राज साहब ने फिर अल्टीमेटली वो दोनों गीत उनके लिए, और दूसरे गीत के लिए उनकी बड़ी आलोचना हुई, स्पेशली रामविलास शर्मा जी, क्योंकि पारक साहब जानते हैं रामविलास शर्मा जी के घर गए शैलेंद्र मिलने, तो रामविलास शर्मा जी ने जम के क्लास ली उनकी और उनसे कहा, यार एक तरफ तो तुम लिखते हो हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा, हड़ताल हमारा नारा है, और दूसरी तरफ तुम पतली कमर और तिरछी नजर की बात कर रहे हो, ये बात जम नहीं रही, तुम कम्युनिस्ट आदमी हो और तुमसे ये उम्मीद नहीं है। तो खैर वो उस समय कुछ बोले नहीं, वो थोड़ा सा निराश होकर लौटे कि भाई चलो आगे से थोड़ा सा। अब देखिए, फिल्मी दुनिया की मजबूरियां होती हैं, क्योंकि राज कपूर की यहाँ वो बाद में रेलवे की नौकरी छोड़ करके वो तो एक तरह से मुलाजिम हो गए थे, राज कपूर तो उनके एम्प्लॉयर थे, और फिल्म का तकाजा भी है कि भाई मनोरंजन को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं, सामाजिक सरोकार तो हैं, महबूब खान भी देखिए मनोरंजन तो वो भी रखते थे, या विमल राय भी कहीं ना कहीं वो ऐसे किरदार करते थे कि थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो, लेकिन सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए। प्राथमिकता तो सामाजिक सरोकार की होती थी, संवेदनाओं की होती थी। तो आखिरकार उन्होंने जितने भी लगभग 800 गीत लिखे हैं, उन्होंने ये समझौता बहुत कम किया, मिनिमम किया है। और यहाँ तक, हालांकि जो आवारा का गीत है जो मैं अब बताना चाहता हूँ, कि वास्तव में जैसे ही ये 1949 में फिल्म रिलीज हुई, और दिसंबर में राज साहब ने 14 दिसंबर को अपने जन्म जयंती पर कुछ ना कुछ करते थे, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अगली फिल्म आवारा बनाएंगे। 1949 में घोषणा हो गई, और शैलेंद्र भी खुश, क्योंकि फिल्म चल निकली थी, बरसात, वो नवंबर में रिलीज हुई थी और एक महीने में बड़ी धूम मची हुई थी, और उसकी वजह से शैलेंद्र की भी हसरत की पूरी नई टीम, और ये शंकर जयकिशन, लता जी, मुकेश, सारी एक नई टीम की बड़ी चर्चा हो रही थी, और बॉक्स ऑफिस पर पैसा बरस रहा था। तो शैलेंद्र जी ने जैसे ही सुना कि राज साहब ने आवारा फिल्म नाम से एक फिल्म जो है वो शुरू कर रहे हैं, और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब उसके राइटर हैं,
और हल्का सा उनको एक इशारा सा रहा होगा कि भाई कहानी क्या है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक गाना लिख दिया, आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ दुनिया में पूरा गाना लिख के, और राज कपूर के पास वो जनवरी 1950 में पहुंच गए। और राज साहब देखिए, मैंने आपके लिए गीत लिखा इस फिल्म का, हालांकि फिल्म की कहानी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन टाइटल आपने जिक्र किया था, मैं लिख लाया हूँ। तो राज साहब ने सुना और उसको रिजेक्ट कर दिया। उस गाने को, बड़ी ताज्जुब की बात है कि राज कपूर ने उस गाने को रिजेक्ट कर दिया, अरे ये नहीं, गाना नहीं चलेगा। अब राज कपूर एम्प्लॉयर भी, दोस्त तो थे शैलेंद्र के, लेकिन उस समय दोस्ती उतनी बड़ी नहीं थी, जस्ट नया नया दोस्ताना था, लेकिन एम्प्लॉयर थे और भाई उन्होंने मदद की थी, तो कहीं ना कहीं वो खुल के कह भी नहीं पाए शैलेंद्र, अरे नहीं नहीं ये तो ठीक है, वरना मैं नहीं लिखूंगा आगे से, इतना कहना का उनका हौसला नहीं हुआ और चुप हो गए बेचारे। फिल्म पूरी बन गई और शैलेंद्र जी ने उसमें 6 गाने लिखे पहले, 7वां बाद में जोड़ा गया, आवारा जो है। तो वो हुआ ये कि जब एक पूरे 1.5 साल के बाद पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद राज कपूर ने फिर उन्हें एक बार याद किया, अरे भाई शैलेंद्र जी यार, एक बार तुमने गाना मुझे सुनाया तो फिर से सुनाओ, और इस बार ऐसा करो ये गाना हम ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के सामने सुनेंगे। और ये शैलेंद्र ने रिकॉर्ड में अपने लेख में लिखा है, जो धर्मी में छपा था, कि मैंने गीत लिखा और रिजेक्ट हो गया, बाद में जब फिल्म कंप्लीट हो गई फिर राज साहब ने याद किया और बोले चलो ख्वाजा अहमद अब्बास के सामने इस गीत की चर्चा करते हैं। और ख्वाजा अहमद अब्बास क्योंकि शैलेंद्र के भी दोस्त थे, इब्टा से जुड़े हुए थे, वो गाना सुनाया, तब ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा, अरे भाई जो बात मैंने 3 घंटे के लिए लिखी है, तुमने जो है वो 3 मिनट के गाने में कह दी है, तो मुझे लगता है कि ये गीत इस फिल्म की आत्मा है और राज साहब इस गीत को जरूर रखिए। तो ख्वाजा अहमद अब्बास के रिकमेंडेशन से वो गाना उसमें शामिल किया गया, और आप देखिए कि वो गाना न केवल भारत में सबसे ज्यादा सुना गया और आज भी सुना जाता है, प्रगतिशील चेतना का सबसे मजबूत अप्रतिम दस्तावेज है वो गीत। तो और इस गीत को बाद में 1954 में 3 साल बाद जो वहां पर 5 फिल्में भारत की तरफ से गई थी, उसमें आवारा भी गई थी, 2 बीघा जमीन भी गई थी, लेकिन आवारा फिल्म ने पूरे रशिया में, सोवियत संघ में जादू किया, और ये गाना वहां पर इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में उसको रशियन भाषा में इसको अनुवाद किया गया, और चेलिशेव सेंकेविच ने इसका अनुवाद किया। वो बता रहे थे मुझे, सेंकेविच साहब वहाँ बड़े कवि हैं रशिया के, वो बता रहे थे कि जब लोग गाते थे आवारा हूँ, लेकिन मतलब नहीं जानते थे, गर्दिश में हूँ आसमान का, भाई इतनी एक लाइन गाते थे, लेकिन आगे वो पूछते थे आगे मुझसे, भाई इसका मीनिंग क्या है। तो कह रहे मैंने पूरे गीत को रूसी भाषा में ट्रांसलेट किया, और उसके बाद फिर और ज्यादा वो पॉपुलर हुआ, जब उसका भाव समझ आया रूसी लोगों को कि ये तो भाई हमारे जैसे लोग हैं, वहां पर भी मजदूर हैं, वहां भी किसान हैं, वहां भी शोषण हो रहा है, और वही भाव को उसने दर्शाया यहाँ पर कि दुनिया में तेरे तीर का यहाँ तकदीर का मारा। तो इसकी वजह से वो गीत के साथ एक आत्मीयता का भाव जो है रूसी लोगों का और सोवियत संघ की जनता का और ज्यादा जुड़ा। और उसके बाद तो मैं समझता हूँ कमाल और हुआ कि अगले साल जो 1955 में सीरीज 420 आई, और उसमें मुझे लगता है ऐसा है कि राज कपूर क्योंकि वहाँ 3 हफ्ते रह के आए थे, और 3 हफ्ते में वो सारे 15 राज्यों में, जो आज 15 देश बन गए हैं, उन राज्यों में ज्यादातर 7-8 राज्यों में लोग गए थे। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें जॉर्जिया भी गए, तजाकिस्तान भी गए, अजरबैजान गए, सब जगह वो लोग गए थे सरकार की तरफ से, वहां पर उन्होंने वहां पर वेलकम किया था। और वहां पर उस गाने को जहां देखो सब किसान और मजदूर और सड़कों पर जाते लोग वही गाना गाते थे, आवारा आवारा। तो वो लोकप्रियता राज कपूर ने भांप ली थी। तो उन्होंने आके मुझे लगता है शैलेंद्र को जरूर कहा होगा कि यार अगला गाना जो सीरीज 420 में, उसमें कहीं ना कहीं रूसी शब्द जरूर लाओ, एक दोस्ती भी बढ़ेगी और एक आत्मीयता बढ़ेगी। तो मुझे लगता है राज कपूर के कहने पे ही उन्होंने जो एक शब्द उसमें लाया कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये जो रूसी शब्द उन्होंने जोड़ा गीत में, इस रूसी शब्द के कारण भी मुझे लगता है वो 2 देशों के बीच मैत्री भाव भी बढ़ा और एक आत्मीयता का भाव भी जगा, और जिसकी वजह से वो गीत आज भी, मैं तो क्योंकि 6 साल रहा हूँ, अभी पिछले साल लौटा हूँ, पिछले साल भी वहां पर इस गीत के बिना कोई फंक्शन नहीं होता, चाहे रूसी फंक्शन हो जिसमें हिंदी अगर हिंदुस्तान जुड़ा होगा उसमें, तो क्योंकि ज्वाइंट कोलैबोरेशन भी होते हैं, कई कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तो जब भी कल्चरल प्रोग्राम होगा और चाहे पॉलिटिकल भी क्यों ना हो, ये मेरा जूता है जापानी तो वो अनिवार्य है। जैसे हमारा नेशनल एंथम कंपल्सरी होता है कि सांस्कृतिक समारोहों में, उसी तरह से मेरा जूता है जापानी ये कंपल्सरी गीत है। एक चीज मैं पहले और कहूंगा, फिर सेकंड फेज में आप मुझे समय देंगे।
जब 1917 में बोल्शेविक मैं इंद्रजीत जी ऐसा करता इंद्रजीत जी मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि आपसे सेकंड फेज में और विस्तार से बात करेंगे। अभी हम शिवा जी की बात सुन लेते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास उनको कहीं जाना है, तो मैं जरा शिवा जी की राय ले लेता हूँ शैलेंद्र जी के बारे में। शिवा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपका इम्प्रेशन शैलेंद्र जी की जो गीतकार के तौर पर, और उन्होंने जो एक फिल्म बनाई थी श्री कसम, आप शैलेंद्र के काम को किस तरह से देखती हैं? और जो बात जिस तरह से इंद्रजीत जी ने यहाँ पर जो रखा शुरुआती इतना एक तरीके से कहना चाहिए, उन्होंने जो एक तैयार कर दिया है मतलब हम सबके सामने खाका, तो उसके हिसाब से आप शैलेंद्र पर इस चर्चा को कहाँ ले जाना, कैसे आगे ले जाना चाहेंगी? खासतौर से अगर हम बात करें तो जो उनके प्रेम गीत हैं जो उन्होंने मधुमती के लिए लिखे हैं, या जो उन्होंने राज कपूर की फिल्मों के लिए, चोरी चोरी के लिए जैसे उन्होंने गाने लिखे, सी 420 के लिए जो गाने लिखे हैं, या और सीमा के लिए जो उनके गाने लिखे हैं, आप किस तरह से उनके गानों को देखती हैं? बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब और इंद्रजीत साहब से, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि मैं भी उनको एकदम मंत्रमुग्ध सुन रही थी और ये ब्रेक नहीं आना चाहिए था, एक लय में थे वो। बहरहाल देखिए, इन आपने जो पिछली वाली चर्चा की थी जिसमें जोरीमल परख साहब भी मौजूद थे, अजय जी भी मौजूद थे, इंद्रजीत जी भी मौजूद थे, वो भी अपने आप में बहुत ही सारगर्भित और इतने उसमें नगीने थे चुनने के लिए, सुनने वाले के लिए। मैं ये सोच रही थी आज क्या बात की जाएगी, लेकिन आज भी कितनी ज़बरदस्त जानकारियाँ मिल रही हैं शैलेंद्र साहब की ज़िंदगी के बारे में। मुझे ये जब ओवरऑल नज़र डालूँ तो लगता है कि वो जो आइडिया ऑफ इंडिया है और उसका जो पूरा मतलब नेहरूज आइडिया ऑफ इंडिया और अम्बेडकर्स आइडिया ऑफ इंडिया दोनों को मिला करके जो बनता है, जिसमें एक सकारात्मक अध्यात्म या धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें भगवान या बनाने वाले का जो अस्तित्व है वो है, उससे शिकायतें भी हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं जो धर्म को लेकर के जिनसे हम सबको परेशानी होती है, धर्म के वो पहलू वो नहीं है। बनाने वाला है एक और उसका बंदा है और बंदे से उसका एक रिश्ता है, वहाँ शिकायतें भी हैं और बहुत सख्त शिकायतें हैं। पिछली बार आप लोग ज़िक्र कर रहे थे एक भजन का, जिसमें भजन है, भजन में उपासना का, स्तुति का गान होता है भगवान का, लेकिन वहाँ पर उन्होंने वो पूरा जो दास कैपिटल के बाद जो बात निकलती है उसका पूरा उन्होंने शिकायतनामा बनाया है। तो ये बहुत तो ख़ास बात है। व्यवस्था से भी उनकी शिकायत रही है, और जो हड़ताल को लेकर के, क्योंकि वो खुद रेलवेज़ में थे, और हड़ताल को लेकर के जो उनका नारा था जिसको बाद में परिष्कृत किया गया और छात्रों ने भी अपनाया और बाकी लोगों ने अपनाया, हर जोर जुल्म की, तो वो वाली बात जो है वो भी आइडिया ऑफ इंडिया के साथ बिल्कुल जाती है। तो लगातार ये महसूस होता है कि एक ऐसा पब्लिक इंटेलेक्चुअल है जो हमें ज़बान दे रहा है और खूबसूरती बनाए रखते हुए अपनी बात कही जाए, इसका लिहाज है बहुत ज़्यादा। तो जितने भी उनके गीत हैं, ख़ासकर ये वाले जो गीत हैं जो उन्होंने श्री 420 हो, आवारा हो और बाकी, तो उसमें महरूमियों के साथ में खूबसूरती बनी रही है, व्यवस्था से शिकायत के साथ में खूबसूरती बनी रही है, और ऊपर वाले का जो अस्तित्व है वो इप्टा से जुड़े हुए थे। काफ़ी ये कहा जाता है कि वो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट होने के बावजूद जो आम मुहावरा है भगवान से शिकायत करने का, उसको उन्होंने बरकरार रखा है और ये बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया है। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे बहुत जैसे साहिर के यहाँ मुझे इतना नहीं मिलता है, हाँ जावेद अख्तर के यहाँ मिलता है, लेकिन साहिर के यहाँ ये इतना नहीं मिलता है, शैलेंद्र साहब के यहाँ ये मिलता है। और इस हद तक मिलता है कि मुकेश जब ये गा रहे हैं, ये स्मृतियों को में दर्ज होने वाली बात है, तो प्यार हुआ इकरार हुआ गाया मुकेश ने, और कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने इनेक्ट किया अपने बच्चे की फिल्म में। तो मुझे लगा ये क्या है, इसको किस तरह से देखें कि दुनिया की सबसे महंगी शादी जब हो रही है और उसमें ये गाना गाया जा रहा है, पता नहीं इस गाने की आत्मा कितनी है वहाँ पर या नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि यही गाना गाया जा रहा है। तो उस वर्ग की भी ये मजबूरी है कि उसकी भी ज़बान पर भी चढ़ा हुआ है और उसको पता है कि थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, नीता अंबानी बाहर जाती हैं तो बुद्ध का जिक्र करती हैं और अपने यहाँ की शादी में प्यार हुआ इकरार हुआ शैलेंद्र का गाना गाती हैं। तो ये जो वैधानिकता है
इन चरित्रों की हमारे समाज में, ये कालातीत है, हमेशा के लिए है। ये आज भी है, कल भी है, हमेशा बनी रहेगी। और जब खासकर जिक्र होता है तीसरी कसम के बाद, उनकी जो आर्थिक हालात बन गए थे, मुकेश साहब ने उनको बेल आउट किया, उनके परिवार को बेल आउट किया। बताइए ये कि अगर ये लोग अमीर होते या इन्होंने फिल्मों से इतना कमा लिया होता कि इनकी जिंदगी में ये वाला दुख नहीं होता, तो इनका चरित्र कैसा होता आम जनता के लिए। दुख हालांकि वो ऐसी विधा में है जहां बहुत ज्यादा पैसा चाहिए अपनी बात को कहने के लिए सलीके से, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो राज कपूर की अपनी कहानी हो, जो उन्होंने मेरा नाम जोकर के बाद वो खासे परेशान हो गए थे और किराए के मकान में रहते थे, और बॉबी के बाद उन्होंने मकान खरीदा, या ये शैलेंद्र साहब का ये वाला जिक्र हो। हम बहुत महरूमियों को रूमानी ढंग से याद कर सके, ये हीरोइन नायकों ने हमें दिया है। हम परेशान ना हो जाएं, हम इनके बीच में भी काम कर सकें, ये इन नायकों से हमें मिलता है। तो आज के दौर में जब ये महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उस दौर को याद करना कि वो भी तब भी वो कम नहीं थी, जिसको हम कुछ बेहतर हालात समझते हैं, तब भी वो कम नहीं थी। तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है यहाँ पर कि लगातार हमारे जो हीरोज हैं वो वहीं से पनप रहे हैं या वहीं से उपज रहे हैं, और बहुत अमीरों की दुनिया से हमें इंटेलेक्चुअली कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। जिन लोगों ने पूरे कम्युनिस्ट अंदाज को जिया, लेकिन कभी भी इस पर बहुत सामने से बात नहीं की, और जिन पॉलिटिकल थियरिस्ट ने इनको थियराइज किया, उन सब के बीच में महरूमी, चाहे वो कार्ल मार्क्स की महरूमी हो और चाहे वो शैलेंद्र की और राज कपूर की और इन सब के जीवन में जो आई, और साहिर लुधियानवी और गुरुदत्त की महरूमी हो, ये सारा कुछ एक डोर है जिससे ये सब बनते हैं। तो ये उम्मीद जगती है कि यहाँ से उपजता है, यहाँ से निर्माण होता है, यहाँ से क्रिएटिविटी आती है, और ये जो दुख है इंसानियत का, ये बहुत स्तर पे बहुत खूबसूरत भी होता है और ज़िंदगी को जीने लायक बनाता है औरों के लिए। तो शैलेंद्र साहब को आप लोग पहले भी बहुत ज़्यादा याद कर चुके हैं, बहुत शिद्दत से याद कर चुके हैं, आज भी आप कर रहे हैं। मुझे जब भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते और सोशल मैटर्स में जो मैं कमेंट्री करती हूँ, हमेशा ये लोग एक मशाल की तरह रहते हैं कि ये इस तरह का भारत बनाना चाहते थे। आइडिया ऑफ इंडिया यही है, और इन महरूमियों के बीच में खूबसूरती बनती रहेगी, उसका निर्माण होता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया। आपने आइडिया ऑफ इंडिया के साथ में शैलेंद्र जी की पूरी जो एक रचना प्रक्रिया है, जो उनकी सोच है, उसको जिस तरह से जोड़ा, वो अपने आप में उनकी पूरी शख्सियत का, उनके काम का एक अलग रंग दिखाता है, एक अलग तस्वीर बयान करता है। बहुत शुक्रिया आपने इस ख्याल को हमसे साझा करने के लिए। फारूक साहब, आपके पास आता हूँ। पहले जो मैं आपसे सवाल कर रहा था, जब इंद्रजीत जी का कनेक्शन टूट गया था, उसी में जो शिवाजी ने बात कही है उसको जोड़ते हुए अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जो चूंकि शिवाजी ने उसको थोड़ा कहना चाहिए आज के कंटेक्स्ट में सोशियो पॉलिटिकल या सोशियो कल्चरल टच दे दिया है, तो शैलेंद्र के गाने या शैलेंद्र की पूरी रचना प्रक्रिया जो है उसमें कहाँ फिट होती है? क्योंकि देखिए, एक तो शैलेंद्र के वो गाने हैं जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि यानी सिचुएशन के हिसाब से लिखे गए गाने, जहां वो फिट होता है कि दिल का हाल सुनने दिलवाला, सीधी सी बात में मिर्च मसाला। यानी ये कहना भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि सादगी जो है, वो सादगी को भी ये कह देना कि भाई बिना किसी लटके झटके के हम ये बात कह रहे हैं, और वो कह के रहेगा कहने वाला, ये बात थी। और दूसरा, उनकी जो गैर फिल्मी चीजें हैं, जैसे कि जो उनका गाना है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, या जो नारा जो उनके कलम से निकला कि हर जोर जुल्म की टक्कर पर हड़ताल हमारा नारा है, या जो एक उन्होंने बहुत शानदार कविता लिखी, बहुत सारी कविताएं हैं उनकी, लेकिन जो मुझे खासतौर पर बहुत अच्छी लगती है वो जो भगत सिंह के बारे में उन्होंने लिखी कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए मिलेगी सजा आज भी फांसी की।
तो आजाद हिंदुस्तान में ये बात अपना अपना मोहभंग इस तरह से व्यक्त करना, अपना आक्रोश व्यक्त करना, जो कि आज के दौर में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर आप समाज के बदलाव की बात करते हैं तो आप जो है अर्बन नक्सल कहलाए जाएंगे, आप पर कोई ना कोई कुल्हाड़ी चल सकती है। तो ये जो चीजें हैं परख साहब, इसको आप अपनी नजर से कैसे देखते हैं और शैलेंद्र के काम को आप किस तरह से व्याख्यायित करेंगे? जी सभी मित्रों को नमस्कार। शैलेंद्र पर पहले भी इस सिनेमा संवाद में बात कर चुके हैं और मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी हाँ हाँ, मिल रही आपकी आवाज, मिल रही जी। हाँ, शैलेंद्र जो है उनकी जो पृष्ठभूमि एक लेखक के रूप में, कवि के रूप में, उनकी पृष्ठभूमि से सभी परिचित है। वो प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य थे, प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे और दूसरी बात यह कि वो मजदूर आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। झांसी जहाँ से फिर बम्बई आए थे, वहीं वे कम्युनिस्टों के संपर्क में आ गए थे और उसके बाद में बम्बई आकर उन्होंने रेलवे में नौकरी करने के दौरान भी प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा के साथ साथ वो मजदूर आंदोलन से भी जुड़े रहे और इप्टा के सम्मेलनों में, पीडब्ल्यूए के सम्मेलनों में वो अपनी कविताएं सुनाया करते थे, गीत सुनाया करते थे गाकर। और ऐसे ही एक इप्टा के कार्यक्रम में जहाँ राज कपूर भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने जलता हुआ पंजाब नाम का अपना बहुत ही मशहूर, उस समय देश आजाद हुआ ही था थोड़े अरसे बाद ही, और विभाजन की जो विभीषिका थी उसका प्रभाव लेखकों पर भी पड़ा था। शैलेंद्र पंजाब के नहीं थे, लेकिन उनका जन्म पंजाब में हुआ था, उनके शुरुआती साल पंजाब में गुजरे थे और क्योंकि उनके पिता वहाँ पर थे और इसलिए जो कुछ भी हुआ वो काफी दर्दनाक था और उसका असर जाहिर है कि शैलेंद्र जैसे संवेदनशील व्यक्ति पर भी पड़ा और उन्होंने वो गीत लिखा जिस गीत को सुनकर राज कपूर बहुत प्रभावित हुए और चाहते थे कि शैलेंद्र उनसे लिखे। ये इंद्रजीत सिंह जी बता चुके हैं आगे क्या हुआ। मेरा कहना है कि ये जो बरसात के 2 गीत लिखे, उसमें दूसरा गीत जो है जिसको लेकर रामविलास शर्मा ने उनकी आलोचना की, जाहिर है रामविलास शर्मा जी से ऐसी ही उम्मीद की जाती है, लेकिन अगर ध्यान दें तो उसके बाद शैलेंद्र के गीतों में उस तरह की चीज नजर नहीं आएगी। जो प्रेम गीत है, जो हर तरह के गीत उन्होंने लिखे, उसमें इस तरह का मतलब, हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिल्म में महत्वपूर्ण होता है गीत के साथ में सिचुएशन और कहानी और सिचुएशन की डिमांड क्या है और उसी के अनुसार गीत लिखना होता है। इसलिए अगर सिचुएशन इस तरह की है तो गीतकार उसमें लिखता है। यह एक तरह से उसे कोई बहुत छुपाने या उसकी बात नहीं है। महत्वपूर्ण जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि शैलेंद्र के अंदर ये विशेषता थी कि वे जो बहुत कम गीतकारों में होती है, लेकिन फिल्मों में एक तरह से वो बहुत जरूरी है कि आप दी हुई धुन पर गीत लिख सकें और वो गीत बहुत प्रभावशाली भी हो। शैलेंद्र ऐसा कर सकते थे। शैलेंद्र धुन से अलग भी गीत लिख सकते थे और अगर कोई धुन दी जाती थी तो उस पर भी लिख सकते थे। उसके लिए बहुत जरूरी था कि संगीत की उनकी उसकी पहचान गीतकार में होनी चाहिए, कवि में होनी चाहिए। तो ये उनके अंदर विशिष्टता थी। इसलिए आप देखेंगे कि आमतौर पर उनके गीत जो है वो संगीत की दृष्टि से भी बहुत ही उत्कृष्ट है और बहुत प्रभावशाली है। दूसरी चीज है कि जो उनके गीतों का जो शब्द भंडार है, जैसा कि हमारे मित्र अशरफ अजीज जो अमेरिका में रहते हैं, जिन्होंने शैलेंद्र पर बहुत उत्कृष्ट एक लंबा लेख लिखा है, उनका कहना है कि और गीतकारों की तुलना में, मतलब गीतकार का मतलब शायरों और कवियों की तुलना में, चाहे वो शाहिर हो, मजरूह हो, इन लोगों की तुलना में शैलेंद्र के वोक्यूबलरी सीमित थी, बहुत विस्तृत नहीं थी। वो बहुत
थोड़े से शब्दों से ही अपनी सृजनात्मक दुनिया बनाते थे। लेकिन वो जो शब्दावली थी उनकी, वैसी शब्दावली का उस तरह से उपयोग करने की क्षमता रखने वाला फ़िल्मी दुनिया में उनके अनुसार, अशरफ अज़ीज़ के अनुसार और कोई नहीं था। एक और बात उन्होंने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम शैलेंद्र के गीतों को देखें, तो इस बात को समझ सकते हैं। शैलेंद्र के गीतों में, चाहे वो खुशी के गीत हो, उदासी के गीत हो, गम के गीत हो, उनके गीतों में जो है हमेशा एक ऐसे बिंब आएँगे जो कहीं न कहीं अंधेरे को, उदासी को, निराशा को, हताशा को अभिव्यक्त करते हैं। जहाँ खुशी है वहाँ भी, मतलब जब वो कहते हैं आज फिर जीने की तमन्ना है, तो उसकी दूसरी पंक्ति आज फिर मरने का इरादा है। यानी कि उनके अगर आप गीतों को देखें, तो मृत्यु जो है, वो और मृत्यु का बोध वो गीतों में उनके ज़रूर आता है, बार-बार आता है और तरह-तरह से आता है। ऐसा क्यों है? कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर बताता है शैलेंद्र के बारे में कि शैलेंद्र के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसके अंदर बहुत गहरी पीड़ा थी, सामाजिक कारणों से भी और शायद उस सामाजिक कारणों से भी जिसके बारे में बहुत लंबे समय तक लोग नहीं जानते थे, लेकिन शैलेंद्र तो जानते थे। वो यह कि वो एक दलित परिवार से, और दलित को जिस यातना में से गुजरना पड़ता है, उसका कहीं न कहीं आभास शैलेंद्र को भी था। इसका वो प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि 1955 में उनकी पहली किताब आई थी, काव्य संग्रह न्योता और चुनौती, और उसे उन्होंने समर्पित किया था मराठी के बहुत बड़े दलित लेखक, उपन्यासकार, गीतकार अण्णाभाऊ साठे को। अण्णाभाऊ साठे जो है, वो उनकी और शैलेंद्र के जीवन में बहुत कुछ समानांतर है। अण्णाभाऊ साठे ने भी एक मजदूर की तरह काम शुरू किया था। अण्णाभाऊ साठे भी इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे। अण्णाभाऊ साठे के कई उपन्यासों पर जो है मराठी में फ़िल्में बनी हैं। अण्णाभाऊ साठे मजदूर आंदोलन के बम्बई में एक बड़े नेता कह सकते हैं उनको, और गीतकार और कवि के रूप में और उपन्यास के रूप में भी उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। जो लोग मुंबई वगैरह गए हैं उन्होंने देखा होगा कि अण्णाभाऊ साठे के नाम से वहाँ सड़कें वगैरह भी हैं। तो अण्णाभाऊ साठे को उन्होंने अपनी वह पहला काव्य संग्रह समर्पित किया था। ये महज संयोग नहीं है, ये एक तरह से वह एहसास है जो शैलेंद्र को भी था और अण्णाभाऊ साठे को भी था। एक और संयोग है, बहुत कम उम्र में शैलेंद्र का देहांत हो गया था, उससे बस थोड़ा-सा ही ज़्यादा अण्णाभाऊ साठे भी ज़िंदा रहे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह की पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि से आने के बाद शैलेंद्र ने जो गीत फ़िल्मों के लिए लिखा, शैलेंद्र ने ही कहा था एक बार कि मुझे इस बात का अफ़सोस नहीं है कि मैं फ़िल्मों में लिखा, क्योंकि मैं फ़िल्मों के द्वारा जो अपने गीतों और कविताओं के द्वारा जो कहना चाहता था, वो मैंने फ़िल्मों में भी कहने का अवसर निकाल लिया। अब अभी शिवाजी ने 2 बीघा ज़मीन के एक भजन का ज़िक्र किया था। उस भजन के 3 अंतर हैं, और उन 3 अंतरों को आप देखेंगे कि अ, जैसे प्रेमचंद की कहानी आपको पूस की रात याद हो, तो पूस की रात में एक संवाद है, हल्कू के मुख से कहलाया गया है कि मजूरी हम करें और मजा वो लूटें। शैलेंद्र के गीतों में भी ठीक इसी तरह की क्षमता थी। वो बहुत आसानी से
बहुत सरल शब्दों में वो बात कहे जाते थे जो दूसरे शायद बड़े-बड़े वाक्यों में कठिन शब्दों में भी नहीं कह पाते। जैसे कार्ल मार्क्स का ये कथन कि दुनिया की दार्शनिकों ने तरह-तरह से व्याख्या की है, लेकिन ज़रूरत है उसे बदलने की। इस गीत को उस भजन में 2 बीघा ज़मीन में जहाँ मज़दूर बैठे हुए मज़दूरों की बस्ती में भजन गा रहे हैं, वहाँ का पहला अंतरा यह है। मैं उस अंतरे को पढ़ देता हूँ, समझ सकते हो। सभी समझ सकते हैं इसे बड़ी आसानी से। कोई कहे ये दुनिया की व्याख्या है, कोई कहे जग झूठा सपना, पानी का बुलबुलिया हो पानी का बुलबुलिया, हर किताब में अलग-अलग है इस दुनिया की हुलिया। आप देखिए, आप उन पंक्तियों को मार्क्स के कथन को ध्यान रखिए। इस किताब में अलग-अलग है इस दुनिया की हुलिया, हो इस दुनिया की हुलिया, सच मानो या इसको झूठी मानो, बेढब तोरी दुनिया हो मोरे रामा। आप इसे सच मानिए, झूठ मानिए, जैसे भी मानिए, माया मानिए, लेकिन ये दुनिया बेढब है। बेढब है यानी कि इसे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसके बाद में इसी गीत का, इसी भजन का, सो कॉल्ड भजन का, इसका दूसरा अंतर और मजेदार है और वो ये है कि इस दुनिया को बनाने वाले मजदूर हैं, मजदूर और किसान हैं। उन्होंने ही इस दुनिया को बनाया है और इस बात को दूसरे अंतरे में शैलेंद्र कहते हैं और कितने सरल और सहज ढंग से कहते हैं। पर्वत काटे, सागर काटे, महल बनाए हमने, हो पत्थर पे बगिया लहराई, फूल खिलाए हमने, हो के हमारी हुई न हमारी, यानी कि हम सब ने मिलकर ये दुनिया बनाई है, लेकिन ये दुनिया हमारी नहीं हुई। हो के हमारी हुई न हमारी, अलग तोरी दुनिया हो मोरे रामा। आप देखेंगे कि ये इसका इसमें मतलब रामा के अलावा ये जो रामा की टेक लगाई गई है, इस रामा के अलावा ये पूरा भजन जो है वो भजन नहीं है। ये वास्तव में एक तरह से मजदूरों की आवाज है और वह समझदारी जो वो मजदूरों तक पहुंचाना चाहते हैं और बिल्कुल अंत में कहते हैं कि मुश्किल है दया धर्म सब कुछ बिकता है, लोग लगाएं बोली, मुश्किल है हम जैसों की खाली है जिनकी झोली, जब तेरे बंदों की जान बिके ना, है तब तोरी दुनिया हो मेरे रामा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये 3 अंतरे का ये जो भजन है, ये भजन नहीं है दरअसल, ये उनकी वो आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी में वो विश्वास करते हैं और उसे वो लगातार आप देखेंगे कि फ़िल्मों में उसे कहने का अवसर वो निकाल ही लेते हैं। ये साहिर और शैलेंद्र में ये विशेषता है कि उन्हें जब भी मौका मिला है, तब उन्होंने वह कहा है जो कहना चाहे। जी, अंत पाठक साहब आपने बहुत अच्छी तरीके जी, जी, जी। एक बात मैं और कहने क्योंकि बाद में मौका मिले। एक कवि के रूप में आपका एक सवाल इसमें बार-बार आ रहा है कि हिंदी साहित्य में क्यों जगह नहीं है? मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं है कि हिंदी साहित्य में क्यों जगह नहीं है, जिनकी जगह है उनकी भी मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि किसका किस तरह का प्रभाव है। शैलेंद्र के गीत आप फ़िल्मी गीत देखिए, वे अकेले ऐसे गीतकार हैं जिनके गीतों में बिंबों का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। बिंब, वो हमेशा बिंब बनाते हैं। आप बंदिनी के गीतों को देख लीजिए, दो बीघा ज़मीन मतलब किसी भी फ़िल्म के गीत को देखें, बिंबों से वो गीत बनाते हैं और वो बिंब बहुत संवेदनशील होते हैं। दूसरी विशेषता है कि वो बिंब चाक्षुष बिंब ही नहीं होते, उसमें विचार भी होते हैं और हमेशा वो गतिशील बिंब होते हैं, यानी कि क्रिया होती हुई दिखाई देती है। ये एक बड़े कवि की पहचान है, जो उनके अंदर है। एक और चीज़ जो उनके इस संदर्भ में ध्यान देने की है कि ये जो बिंब वो बनाते हैं, उसमें जिनका सहारा वो सबसे अधिक लेते हैं, वो प्रकृति बिंबों का। प्रकृति उनके यहाँ इतने रूपों में आती है,
इतने रूप में, और वो ही उनकी कविता की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आमतौर पर उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर देखें तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रकृति का बहुत ही मनोहारी रूप, इवन जो जी। दो बंदिनी, बिल्कुल आखिरी लाइन बोल रहा हूँ, बंदिनी का वो जो गीत आपके बरस मोर, उसमें भी देखेंगे कि वो अपने अतीत को, अपने बचपन को जब याद करती है तो उसके सामने उस तरह के प्रकृति के बहुत ही मनोहारी और बहुत ही ममत्व भरे बिंब आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बात कही है। प्रकृति से जो उनका जिस तरीके से उन्होंने बिंब उठाए हैं, जो कुछ उन्होंने जिस तरह से लिखा है। अजय जी, आपके पास आता हूँ। ये जो बात अभी फारूक साहब कह रहे थे कि साहब हमें इसकी चिंता नहीं है कि साहित्य में उनको महत्व मिला या नहीं मिला। हालांकि मतलब मुझे लगता है कि वो एक ऐसे गीतकार थे जिन्होंने, जिनके बारे में अगर हिंदी साहित्य के जो आलोचक हैं, समीक्षक हैं, वे भी मानते हैं कि नहीं, शैलेंद्र की कविताओं में और उनके गीतों में वो सारे तत्व मौजूद थे जिसको कि एक हम श्रेष्ठ कविता कह सकते हैं, यानी लोक कविता। खासतौर से जिस तरह से उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वो की पृष्ठभूमि तो बिहार की थी, आरा आरा से उनके पुरखे जो है निकल करके फिर रावलपिंडी, और रावलपिंडी से फिर वो उनका सफर मथुरा होते हुए बम्बई की तरफ गया। लेकिन जो भोजपुरी सिनेमा में उनके जो गाने लिखे हैं, जो भोजपुरी में, और या जो खासतौर से लोक गीतों का एक जो लोक भाषा का जो उनके अंदर पुट मिलता है। अभी जो बंदिनी का गाना फारूक साहब ने याद दिलाया, अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन में लीजो बुलाए, तो वो गाना हो, या और बहुत सारे गाने जो उन्होंने लिखे हैं, ये रवैया वस्तावैया से लेकर तमाम सारे गाने, उसमें कहीं ना कहीं एक जो लोक भाषा, लोकगीत वाला पुट है। तो वो सारी बातें अपनी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इतना इम्पोर्टेंट उनका एक कह सकते हैं कि योगदान रहा है, एक तरीके से उनका एक सिग्नेचर है उस लोक गीत में, लोक भाषा में। मगर हम देखते हैं कि आज जिस तरह से भोजपुरी सिनेमा है, खासतौर से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का, शैलेंद्र जैसे आदमी का बिहार से इतना तगड़ा जुड़ाव रहा अगर, तो बिहार में जिस तरीके का उनका स्टेचर होना चाहिए था, यानी अगर हम उनको पुष्किन कहते हैं, हम उनको पुष्किन से लेकर रजा तक सब कुछ कहा गया, हमारे समाज में वो चीज इतना क्यों नहीं है कि हम अपने गीतकार को, संगीतकार को, हम अपने कलाकार को उस तरह का सम्मान दें जिसका कि वो हकदार है। बिहार सरकार ने तो उनके लिए कुछ किया नहीं, उनके नाम पर कहीं कुछ किया हो तो आप हमें उसके बारे में जानकारी दीजिए। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी ये बात पता चले कि बिहार में या इवन अदरवाइज जो सवाल हम उठा रहे हैं कि भाई उनको साहित्य में जगह क्यों नहीं, तो साहित्य में उनकी जगह क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार या उस तरह की कोई एक ऐसा सम्मान उनके नाम पर नहीं होना चाहिए, या ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि वो जो है वो जो पद्म सम्मान होते हैं उन पद्म सम्मानों में उनके नाम पर कुछ ऐसी चीज हो जो हमें लगे कि हाँ भाई शैलेंद्र की जो प्रतिभा थी उसको सरकार ने, समाज ने पहचाना। अजय जी। जी नमस्कार आप सभी को। आज सुबह ही मैं दिनेश शैलेंद्र को सुन रहा था। उनसे कोई लाइव बातचीत कर रहे थे निखिल आनंद गिरी। वहाँ बहुत सारी बातें आई थी और उन्होंने जिक्र भी किया था। पद्मा सम्मान के लिए उनको चुना गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उनके परिवार ने मना कर दिया था कि नहीं चाहिए पद्मा सम्मान। खास करके दिनेश बता रहे थे कि जब सैफ अली खां को मिल चुका है और दूसरे लोगों को मिल चुका है, उसके बाद शैलेंद्र के नाम पर विचार हो रहा है, तो मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। किताबों में और साहित्य में दर्जा देने की बात है तो निखिल ने ही जिक्र किया कि बिहार के मिडिल स्कूल के कोर्स की किताबों में ये गीत लगा हुआ है, वो तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये कोर्स में लगा हुआ है, पढ़ते हैं बच्चे वहां पे। अब ये अलग बात, देखिए मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ कि शैलेंद्र की जो कार्यभूमि थी, जो कर्म भूमि थी, वो हिंदी फिल्मों में है और फिल्मों में उनको पूरा रसूख मिला, पैसे मिले, इज्जत मिली, शोहरत मिली, सब कुछ मिला। जो मुख्य काम था उससे उनको सब कुछ मिला है। पुरस्कारों के लिए वे उतने परेशान नहीं थे, उनको शुरू के 2 पुरस्कार जरूर मिले थे, लेकिन दिनेश ने ही आज बताया कि जो पुरस्कार ट्रॉफी थी ना फिल्म फेयर वाली, वो उनके घर में ऐसी जगह पर रखी गई थी कि जिसके हथेली में जो फिल्म फेयर का पुरस्कार है तो चाबियां लटकाई जाती थी। तो वो उसके काम उपयोगी था उनके लिए कि चाबी लटका दो वहां पे, वो कोई भी आते जाते गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, उस तरह हम चाबी। तो किसी पड़ोसी ने उनसे पूछा था कि भैया ऐसी और कोई मूर्ति मिलेगी आपको जहाँ पे चाबी लटकाई जा सके? तो पुरस्कार के प्रति उनका ये रवैया था। मेरा ये कहना है कि हम ये दया भाव, करुणा भाव, उनकी गरीबी,
उनकी तंगहाली, इस पर हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं। उनका योगदान जो है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको इंद्रजीत ने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो मोनोग्राफ लिखा उसमें और बाकी किताबों में भी बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया है। हमें उस गौरव को याद करना चाहिए। हमारी दिक्कत हमारे, आप सरकार की बात करें कि सरकार ने उनको क्या दिया, मैं तो बात करूं कि समाज ने उनको क्या दिया, उनके दर्शकों ने उनको क्या दिया, ये भी तो बात होनी चाहिए ना। इसी समाज की वो पैदाइश थे। और बिहार ही क्यों दे, यूपी क्यों नहीं दे? यूपी में उनका बचपन बीता, झांसी से वे निकले, बिहार में तो उनके पूर्वज रहते थे। हम किसी सरकार से क्यों ऐसे, या भारत सरकार से क्यों ऐसी उम्मीद करें कि उनको कोई सम्मान दे? अभी हाल में 3 साल पहले उनके नाम पे एक चौराहा बनाया गया बांद्रा में, और वो है अभी। तो ये चीजें सरकार किस तरीके से उदासीन रहती है हम जानते हैं। साहित्यकारों को लेकर के हो, गीतकारों को लेकर के हो, जिस गीत को लेकर के सारी बातें हो रही हैं, या आवारा फिल्म की बात हो रही है, मुझे नहीं मालूम कि रूस के या और दूसरे देशों के लोग जो ये गीत गाते हैं आवारा हूं, वे कितना जानते हैं कि इस गीत को रचने वाला कौन है। उनको ये गीत इसलिए पसंद है या ज्यादा पॉपुलर हुआ है कि इसको राज कपूर ने पर्दे पर गाया था, और ये आवारा फिल्म के साथ आई थी, जो आवारा बहुत ही पॉपुलर फिल्म है। मैं खुद चीन में रहा हूँ कई सालों तक, वहां भी ये फिल्म बहुत पॉपुलर है, और हर साल 2 बार 3 बार टीवी पर दिखाई जाती थी जब तक मैं था। आपकी स्थिति नहीं मालूम मुझे। मैंने वहां के साथियों से पूछा था कि आवारा क्यों इतनी पॉपुलर है यहाँ पे, आवारा क्यों दिखाई जाती है, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जब चीन आजाद हुआ था, मैं एक थोड़ी सी बात अलग जा रही है लेकिन ये जरूरी है जानना कि चीन वालों ने जो बताया था, चीन के जो सामाजिक और साहित्य वाले लोग थे, उनका ये कहना था कि देश जब आजाद हुआ हमारा, तो हॉलीवुड की फिल्मों पर रोक लग गई कि अमेरिका से कोई फिल्म नहीं आएगी, पूंजीवादी देशों से कोई फिल्म नहीं आएगी भारत में, चीन में। उस समय भारत एक ऐसा देश था जहां पे ऐसी फिल्में बन रही थी, और जो फिल्में चुनी गई यहाँ से 2 बीघा जमीन और ये सारी फिल्में वहां भेजी गई, उन फिल्मों में एक रोमांस था। साथ ही जब ये फिल्म टीवी पर आती थी वहां पे, तो ये फिल्म के पहले एक लिखा हुआ संदेश आता था कि मनुष्य जो है अपने परिवेश की पैदाइश होता है, अपने परिवेश से गढ़ा जाता है। तो जो सिद्धांत माओ या दूसरे लोग दे रहे थे कि पुश्तैनी या पारिवारिक रूप से कुछ नहीं होता है, या आपका परिवेश है जो आपको गढ़ता है, उनके इस बात की वकालत ये फिल्म के माध्यम से करती थी, कहानी के माध्यम से करती थी। इसलिए इसका चीनी अनुवाद भी किया गया और लगातार इसको दिखाया गया, और ये तरजीह दी गई कि जज का बेटा बुरी संगत में आकर के कैसे बुरा बनता है, और इस तरीके से सारी चीजें बदलती हैं। तो वो वैश्विक गीतकार, इस बहाने मत कहें आप उनको कि वे वैश्विक गीतकार हो गए हैं, इस शब्द से मुझे आपत्ति है थोड़ी सी। वैश्विक गीतकार नहीं थे वो, क्योंकि वे लोग जानते ही नहीं कि इसका गीतकार कौन है। गीत पॉपुलर है, फिल्म की वजह से गीत पॉपुलर है। तो मेरा मानना है कि जितना जो कुछ शैलेंद्र को मिलना चाहिए था, वो उनको गीतकार होते हुए गीतकार की हैसियत से मिला है, बल्कि कुछ ज्यादा ही मिला। और आज हमारे गीतकार, नए गीतकार हों, नए लेखक हों, ये सारे लोग जिन 2 व्यक्तियों से ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें साहिर और शैलेंद्र ही है, और कोई नहीं आता है इनके पीछे। मजरू भी उस कदर नहीं पॉपुलर है, या उस कदर नहीं अपनाए जाते हैं। तो मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ। रही बात तीसरी कसम और उसके साथ हुए सारी घटनाओं की, तो उस पर हम अलग से कभी बात कर सकते हैं कि तीसरी कसम के साथ क्या हुआ था। तीसरी कसम एक उम्दा चुनाव था उनका, एक चुनाव था कि हम ऐसी एक फिल्म बनाएंगे साहित्य पर होगा, और उनके बिहार के लगाव जो भी रहा उसकी वजह से हुआ होगा। तो वहां, लेकिन एज ए क्रिएटिव पर्सन, इस चुनाव के अलावा तीसरी कसम में उनका क्या योगदान है? गीत जरूर थे उनके, लेकिन उसकी कहानी रेणु की थी, पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी, बाकी कलाकार सारे थे। तो और ये कहीं से भी एक गीतकार के अलावा और कोई योगदान नहीं था तीसरी कसम का। निर्माता जरूर थे वो। तो एक चुनाव की तरफ, एक अच्छी उम्दा चुनाव कह सकते हैं एक निर्माता के तौर पर उनका। तो ये सारी बातें हैं, बातें तो और भी की जा सकती है, लेकिन मैं इंद्रजीत सिंह को दोबारा जुड़ना चाहूंगा, उनसे कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। मैं चाहूंगा मैं उन्हीं के पास, मैं बिल्कुल आपको काट के मैं जो है पहले अविनाश की छोटी सी टिप्पणी लूंगा, फिर मैं इंद्रजीत जी के पास जाऊंगा। हाँ अविनाश, आप जो है अजय जी ने यहाँ पर कुछ बात कही है जिससे कि
एक अलग तरह की चर्चा की शुरुआत हो सकती है, जो हम यहाँ फिलहाल नहीं करेंगे। उन्होंने शैलेंद्र को ये कहा कि भाई इनका क्या योगदान था तीसरी कसम में, सिवाय इसके कि उन्होंने एक अच्छा विषय चुन लिया वगैरह वगैरह। लेकिन मैं वापस लौटता हूँ उनके गानों पर लौटता हूँ, जो कि उनका उनका मूल पहचान जो है गीतकार के तौर पर है। और मैं आपकी जो है वो राय जानना चाहूंगा, जिस तरह के गाने उन्होंने लिखे। और चूंकि हम आज जब फिल्मों की बात करते हैं, आज हम अक्सर फिल्मों में कहानी को लेकर के, गीतों को लेकर के बात करते हैं। अब वो बात नहीं है कि हाँ भाई 50 साल तक जो है आपके गाने फिर याद किए जाएं। जैसे आज हम शैलेंद्र के गानों को याद करते हैं, कोई भी गाना उठा ले, चाहे आवारा हूं की ही बात कर लें, या चोरी चोरी फिल्म के गाने को ले लें, या हम यहूदी फिल्म का गाना ले लें, या हम 2 बीघा जमीन के गाने ले लें, या चलत मुसाफिर मोहलियों जैसा गाना ले लें, या तीसरी कसम के बाकी गाने ले लें, कोई गाने ले लें, या आप सीमा का जो गाना है तू प्यार का सागर है, ये खूबसूरत खूबसूरत गाने उन्होंने लिखे हैं। तो क्या चीज है जो उनको अलग करती है आज के गीतकारों से, और किस तरह से, जैसे बात आप बार बार कही जा रही है कि साहिर और शैलेंद्र 2 पुरखे हैं हिंदी सिनेमा में गीतकारों के, 2 एक ऐसे पैमाने बन गए हैं, शिखर बन गए हैं कि हाँ आपको उनके बनाए रास्ते पर चल करके गुजरना है, अगर आपको अपने आप को साबित करना है। तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारे ये बड़े जो गीतकार रहे हैं, चाहे वो साहिर हो और शैलेंद्र हो, वो रेफरेंस पॉइंट की तरीके से काम करते हैं किसी भी यंग लिरिसिस्ट के लिए, या उनको लगता है कि अगर हमें अच्छा लिखना है, सार्थक लिखना है, और सिनेमा की कहानी का आपका गीत हिस्सा होना चाहिए, आपकी कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए, और इनफैक्ट खोलता हुआ होना चाहिए। ऐसा गाना होना चाहिए जो किरदार को खोल दे, जो किरदार के जो चरित्र की खासियत है उस गाने में दिखाई दे। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर है तो वो शैलेंद्र का एग्जाम्पल है। लेकिन इससे पहले मैं उनके गीतों पे बात करूं, जो शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे कि हम जब तक एक साहित्य का बड़ा स्टैंप नहीं लगता किसी एक फिल्म गीतकार के ऊपर या फिल्म लेखक के ऊपर, तब तक उसको हम कहीं एक बड़े डाइल्यूट तरीके से देखते हैं। मैं इस पूरी परंपरा के बड़ा खिलाफ रहा हूं। मुझे लगता है कि एक गलत दिशा में हमको लगता है कि इस विचार को हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि जब तक साहित्य में उसका एक बड़ा दखल नहीं माना जाए, या दुनिया उसको एक साहित्यकार की तरीके से नहीं मानती है, तब तक उसको एक बड़ा कंट्रीब्यूटर सोसाइटी के रेफरेंस में नहीं माना जाता है। मुझे लगता है कि सिनेमा में कोई गीतकार, उसकी स्थिति लगभग वैसी होती है जैसा एक पक्षी हो और उसके पर काट दिया जाए और उसके बाद उसको कफस में बंद कर दिया जाए, और फिर उसके बाद कहा जाए कि तुम उड़ान उड़ो और तुम्हें आसमान छूना है। उसके बाद भी अगर कोई गीतकार आसमान छूने का प्रयास करे, भले ही उसके जो है वो पंख मजरूह हो जाए और उसकी जो है वो उसका बदन मजरूह हो जाए, और फिर भी वो उड़ने की कोशिश करे, ये जो काम करता है वो गीतकार करता है, और शैलेंद्र इसके बहुत माहिर थे। इतनी आपके पास बंदिशें होती हैं कि आपके पास कहानी है, आपके पास किरदार है, आपके पास सिचुएशन है, और उसके बाद भी आपको वो बात कहनी है जो आपका कवि मन, कवि हृदय कहना चाहता है और समाज को संबोधित होते हुए कहना चाहता है। वो एक बड़े समाज को एक बड़ा मैसेज देना चाहता है, लेकिन बहुत लिमिटेशन है, आपके पर कटे हुए हैं। उसके बाद भी अगर कामयाब है तो वो गीतकार है, वो कहीं कमतर नहीं है। पूरी प्रक्रिया, जब भी हम सिनेमा की बात करते हैं, चाहे फिल्मी लेखक की बात करते हैं या गीतकार की बात करते हैं, और हमको हमेशा अफसोस होता है कि यार ये लिखता तो बहुत कमाल था, लेकिन लिटरेचर में इसको कभी वैसे कंसीडर नहीं किया गया। मैं इसके उलट बात करता हूं। बहुत सारे ऐसे लेखक, बहुत सारे साहित्य के बहुत बड़े नाम, उनकी ये हमेशा से अभिलाषा रही है कि वो सिनेमा में भी जाकर अपना कुछ नाम कमाए, और अनफॉर्चुनेटली शायद उसके पैरामीटर्स को वो समझ नहीं पाए, या उनके अंदर उस तरह की प्रतिभा नहीं थी कि अपनी प्रतिभा को वो मोल्ड कर कर सिनेमा के हिसाब से अपनी चीज को आगे लेकर आए, और वो कामयाब नहीं हो पाए। उसमें अगर मैं शायर की बात करूं तो 20वीं शताब्दी के वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट, अगर मैं उर्दू जबान की बात करूं तो मजाज लखनवी जैसा शायर जाकर बहुत कोशिश किया, और उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए गीतकार के रूप में। प्रेमचंद जैसा हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाम, उन्होंने भी सिनेमा में जाकर एक लेखक के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, और एक फिल्म बमुश्किल मजदूर करके एक फिल्म उन्होंने लिखी, लेकिन वो भी इसको सिनेमैटिक पैरामीटर्स पे पूरी तरीके से वो खरी नहीं उतरी। तो इस तरह की आशाएं रखना कि कोई गीतकार तभी बड़ा गीतकार माना जा सकता है जब तक उसको साहित्य एक्सेप्ट कर ले, मुझे इससे थोड़ा सा ऐतराज है। अब बाकी हम उनके गीतों की तरफ आते हैं। जिस तरह की, हालांकि मैं भी सुनना चाहता हूँ इंद्रजीत जी को, जिस तरह का उन्होंने काम किया है, और मैं बहुत आप सभी लोगों से बहुत छोटा हूँ, तो मैं कुछ कहने की बहुत हैसियत भी नहीं रखता, पर मुझे लगता है कि उनके गीतों को देखने के लिए एक बार उनकी जिंदगी के जो शुरुआती तरबियत के दिन है, उनको अगर हम खंगालें तो वहां से आपको शैलेंद्र नजर आ जाते हैं।
जैसा आपने अभी चर्चा में बड़ी अच्छी बात कही कि उनका जो बिहार और आरा और भोजपुर की उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, बहुत सारे गीतों को जिसका आपने जिक्र भी किया कि आप चाहे वो चलत मुसाफिर, मूली और ये जो 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 उनका भोजपुरी टेक्सचर है, ये मुझे लगता है कि जो पारिवारिक चर्चाएं होती हैं, जिस तरह के हमारे घर में बहुत सारे कस्टम रिचुअल्स होते हैं, उन रिचुअल को जब कोई एक बच्चा बचपन से बहुत करीब से देखता है, तो वो भाव उसके अंदर भर जाता है। वो भाव उनके अंदर भरा हुआ था, चूंकि बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, तो कोई भी चीज जो आसपास कहीं घट रही है, चाहे वो परिवार में या आसपास घट रही है, वो जज्ब कर लेते थे। और वो अल्टीमेटली जब आपको कोई रचनात्मक चीज लिखने का मौका मिलता है, तो अंदर जो आपके खून में बह रहा होता है, वो आपके लेखन में आ जाता है, उनके लेखन में आता था। परिवार फिर उसके बाद रावलपिंडी चला गया, तो जो जबान की जो खुसूसी बातें होती हैं, जो जबान की खूबसूरती होती है, वो बहुत बार उनकी कविताओं में और कई बार उनकी गीतों में, चाहे वो सुहाना सफर हो, सुहाना सफर हो, ये मौसम मसीन गाना देखिए, तो इसमें बहुत छोटे-छोटे शब्दों में उर्दू के जो बड़े खूबसूरत शब्द हैं, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। और वो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी जो पंजाब और रावलपिंडी की उनके जो बचपन के और किशोरावस्था तक उनका जो परवरिश रही है, उसका असर रहा होगा। और बहुत दर्शन की बात जो की है, मुझे लगता है जो मथुरा और झांसी के आसपास के एरिया में एक वक़्त उन्होंने बिताया, उसकी वजह से वो जो दर्शन था, जो अध्यात्म था उनके गीतों में, और जो बहुत गहरा होने के साथ-साथ इतना सादा ज़बानी का था। मैं बहुत बार इस बात को कहता भी हूँ, कई बार जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था कि आप बहुत बड़ी बात जब कहने की कोशिश करते हो, तो बहुत भारी-भारी लफ्ज़ों में कहने की जब आप कोशिश करोगे, तो वो उसका असर बहुत कम हो जाता है। सादा ज़बानी में क्या बड़ी बात कह सकते हो, ये जब किसी आदमी के अंदर हुनर आ जाता है, तो वो एक बहुत अच्छा गीतकार हो सकता है। शैलेंद्र ने कभी कोशिश नहीं की, एक सूडो कोशिश नहीं की कि मैं इंटेलेक्चुअल होने के लिए कुछ बहुत बड़ी बात कहूँ। राइटर्स के अंदर एक बड़ा एक भाव होता है। उनको लगता है कि सोसाइटी और खास तौर से जो लिटरेचर के लोग हैं, वो तब उनको स्वीकार करेंगे एक बड़े राइटर के रूप में, जब वो कोई बहुत बड़ी बात, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बात, बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाली बात जब कह देंगे, तो उनकी एक्सेप्टेंस लिटरेचर में होगी। शैलेंद्र की कभी कोशिश नहीं रही। कितनी सादा ज़बानी से किसी बात को कही जा सकती है, जो सोसाइटी के लार्जर सोसाइटी को जो एड्रेस कर सके, ये शैलेंद्र का मेरे ख्याल से मूल था। और इसीलिए वो बहुत कमाल के गीत लिखते रहे और लोगों को छूते रहे। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आप सभी लोगों की तरह मैं भी चाहता हूँ कि इंद्रजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया चीजें अविनाश, इन्होंने आपने जी आपने जो बात कही है, मैं वाकई में इंद्रजीत जी के पास चलता हूँ एक बार फिर से। और इंद्रजीत जी, आपकी बात, चूंकि ज्यादातर लोग, हम सब लोग ये सुनना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आपने शैलेंद्र पर सबसे ज्यादा काम किया, तारीखी काम किया है आपने, तो उस काम के हवाले से हमको ये क्योंकि अब हम अपनी बातचीत के एकदम आखिरी दौर में, तो क्या कहूँ मैं, मतलब हम वो समय सीमा तो पार कर गए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप अपनी बात को रखें, ताकि हमारे दर्शकों को भी शैलेंद्र की जो शख्सियत है, जो उनका काम है, उसके जो आयाम आपने पकड़े हैं, कुछ उनकी झलक मिल सके। इंद्रजीत जी, एक सवाल मेरा भी है। इंद्रजीत जी बताएंगे कि शैलेंद्र ने कहीं कोई जिक्र किया माँ के साथ अपने संबंधों को, और माँ से सुने किस्सों कहानियों को, क्योंकि जो उनकी जुबान है, जो उनके किस्से आते हैं, वो पिता से तो नहीं आए होंगे, माता से ही आए होंगे। जी जी मैं आदरणीय अजय जी की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि गीतकारों को वो अहमियत नहीं मिलती है जो, अगर आप मैं तो अक्सर कहता हूँ कि किसी भी गीत की सफलता में 4 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्फाज, दूसरा है कि वो जो धुन होती है यानी साज, और तीसरी बात मधुर आवाज, और चौथी बात पर्दे पर जो अभिनय का अंदाज होता है, वो उस गीत को और ज्यादा ऊंची परवाज देता है। और हायरार्की में देखा जाए तो वो अभिनय का जो अंदाज है नंबर 1 पे है, उसके बाद गायक का नाम आता है, फिर म्यूजिक डायरेक्टर का, और लास्ट में जो नाम आता है वो शब्दकार का। अजय जी की बात को मैं थोड़ा और उसको सपोर्ट करते हुए कहूँ, अभी क्या हुआ कि जब मैं 3 साल मॉस्को में था, तो एक बार हमने वहाँ हिंदुस्तानी समाज जिसकी स्थापना भीष्म साहनी ने की थी, तो उसके जो मौजूदा अध्यक्ष हैं डॉक्टर कश्मीर सिंह जी हैं, वो पंजाबी अनुवादक हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बड़े हैं मुझसे। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि कश्मीर जी, शैलेंद्र की क्योंकि जन्म शताब्दी आने वाली है, हालांकि अभी 3 साल हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ शैलेंद्र पर और राज कपूर, यहाँ राज कपूर ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो ऐसा करते हैं कि राज कपूर के माध्यम से शैलेंद्र को लेके चलते हैं आगे। तो कार्यक्रम राज कपूर पर केंद्रित और शैलेंद्र दोनों पर हो, और एक ऐसा कर देते हैं कि एक शाम राज कपूर और शैलेंद्र के नाम। ये प्रपोजल भेज दिया गया एम्बेसी में, क्योंकि मैं एम्बेसी का ही पार्ट था, तो एम्बेसडर साहब ने अप्रूवल दे दिया। और उसमें नरेश सक्सेना जी भी भारत से जुड़े, इरशाद कामिल जुड़े,
बहुत से वहाँ की जो रशिया के जो प्रोफेसर थे वो लोग जुड़े, और एम्बेसडर साहब चीफ गेस्ट थे उसमें, और ऑनलाइन था क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो ऑफलाइन नहीं हुआ, ऑनलाइन था। अब जब बारी आई एम्बेसडर साहब के बोलने की, शुरू में भाई उन्होंने उद्घाटन करना था, तो उन्होंने क्या किया, राज कपूर के ऊपर जम के बोला कि साहब राज कपूर की वजह से ही, नेहरू जी से ज्यादा मैं मानता हूँ, राज कपूर की वजह से हमारे दो देशों की दोस्ती बढ़ी है। और शैलेंद्र का नाम नहीं लिया, आखिर तक नाम नहीं लिया। तो जो अजय जी ने कहा, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो बाद में मैंने थोड़ा सा कहा भी, उनको एक संदेश पहुंचाया कि जिनके नाम पर हमने प्रोग्राम किया था, राज कपूर और शैलेंद्र, कम से कम एक बार शैलेंद्र का नाम ले लेते। भाई लिखने वाले तो आवारा हूँ, और श्री 420 का जो गाना है मेरा जूता जब, तो शैलेंद्र का है। लेकिन वो क्योंकि साउथ इंडियन थे एम्बेसडर साहब, तो हो सकता है न जानते हो उतनी अच्छी हिंदी, या शैलेंद्र को तो खैर नहीं जानते होंगे, लेकिन ये राज कपूर का ऑरा इतना बड़ा है कि उनके नीचे सब दब जाते हैं। और हिंदुस्तान में ही अगर आप बात करें तो ये बात भी सच है कि कोई भी गाना आप सुन लीजिए, आप किसी से पूछिए कि ये लिखा किसने है, तो क्या हुआ, अपने विद्यालय जहाँ मैं बैठा हूँ, रायवाला है ये केंद्रीय विद्यालय, तो हमारी वाइफ ने मुझे ही, उनके स्टाफ ने कहा चीफ गेस्ट आप ही रहिए, तो मैं गया अभी जो 15 अगस्त वाले दिन, तो बच्चों ने एक गीत सुनाया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो बड़ा सुंदर लोकगीत है वो। तो मैंने, जब मेरा उद्बोधन हुआ, तो मैंने पूछा बच्चों, बड़ा सुंदर गीत गाया, मैं बधाई देना चाहता हूं, और मैडम से कहूंगा, आपके प्रिंसिपल मैडम से, कि आपको डबल मिठाई दी जाए, इतना सुंदर प्रश्न, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके रचनाकार कौन है ये बता दीजिए मुझे। तो मैं देखा सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला उसमें से, जबकि श्यामलाल पार्षद जी का है, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी का वो गीत है, बड़ा प्रेमचंद जी के जमाने का वो गीत है बहुत, हालांकि उनकी लंबी उम्र थी, वो तो 90 के आसपास उनकी डेथ हुई थी। तो एनीवे, तो ये जो है कि गीतकारों का जो महत्व है वास्तव में, हालांकि उस महत्व को बढ़ाने में साहिर लुधियानवी का बहुत बड़ा योगदान है, गायकी में इम्पोर्टेंस दिलाने में लता जी का बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने कहा भाई इसमें नाम हमारा आना चाहिए, और अवार्ड में भी उन्होंने। तो ये एक और बात जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है पारख साहब के लिए विशेष तौर पर, कि जब वो बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 में, सफल हुई, लेनिन की सरकार बनी, वो वहां के महासचिव बने, उनके कंट्रोल में सारा शासन आ गया, जार को एकदम हाशिए पे डाल दिया गया। तो गांधी जी भी भारत में आ चुके थे उस दौरान, वहां उनका भी एक तरह से पूरी भारत यात्रा कर रहे थे, चंपारण गए, उसके बाद और तमाम इलाकों में, और वो 1920 के आसपास जो गोरखपुर गए, तो प्रेमचंद जी ने उनका ही भाषण सुन करके रिजाइन भी कर दिया था, अपना जो हेडमास्टर थे, स्कूल इंस्पेक्टर थे। तो उनकी पत्नी ने पूछा, प्रेमचंद, शिवरानी जी ने, शिवरानी देवी ने, कि ऐसी ही क्रांति जो रूस में हुई है वो हमारे यहाँ भी हो जाए तो आप किसके साथ खड़े होगे? तो उन्होंने कहा, अरे भाई सीधी सी बात है, मैं तो किसान और कामगारों के साथ खड़ा होगा, और मैं तो कहूंगा भाई देखो तुम फावड़ा चलाते हो, मैं कलम चलाता हूँ, मैं भी कलम का मजदूर हूँ। यही बात मुक्तिबोध ने, जो नई कविता के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, अंधेरे में जो उनकी कविता है, उसका उजाला आज तक हमारे दिलों में रोशनी कर रहा है, उसकी संवेदना हमारे दिलों में छाई हुई है। उनके जो एक बड़ी मशहूर लाइन है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो कहीं ना कहीं से वही पूछते हैं समाज में लोगों से कि भाई तुम हो किस तरफ, आप शासकों के साथ हैं या आम जनता के साथ, आप हुजूर के साथ हैं या मजूर के साथ हैं, आप शोषकों के साथ हैं, शोषितों के साथ हैं। तो वो यही बात शैलेंद्र ने भी लगभग मुक्तिबोध से पहले ही लिखी थी। मुक्तिबोध ने तो ये बात करीब जो 57-58 की बात की थी, और शैलेंद्र ने जैसे 1955 में ही उनका न्योतार चुनौती, उसी में वो कविता है, और वो कवि है कि कवि किनका, और उसमें जो लाइनें लिखते, क्या देखिए खूबसूरत लाइनें हैं, और वो किस तरह से वो मजदूरों के पक्ष में है, मजदूरों के साथ हैं, कामगारों के साथ है। वो कविता कितनी सुंदर है कि जिनके सीने में सुइयों सा गढ़ता है दर्द विवशता का, जिनके घर में घुस बैठा है अंधा राक्षस परवशता का, जो दुनिया भर का बोझ उठाए रंजो गम से लड़ते हैं, जो अपनी राहें आप बना पर्वत की चोटी चढ़ते हैं, कवि उनका कविता उनकी। तो यहाँ पर भी उनको सीधा सीधा कह दिया कि मैं तो शोषितों के साथ हूँ, वंचितों के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ, और सारा जो हाशिए पे पड़े लोग हैं उनके साथ हूँ। और वो अपनी जो आइडियोलॉजी थी वो वास्तव में ही मजदूरों के साथ थी। इसका मैं एक उदाहरण, उससे और पुष्टि हो जाएगी। 1955 में शैलेंद्र वेल एस्टैब्लिश्ड पोएट बन चुके थे हिंदुस्तान के, क्योंकि वो न्योतार चुनौती भी आ गई, और उनकी बड़ी फिल्में आवारा, श्री 420,
बूट पॉलिश, सारी फिल्में और गाना पूरे डंका बज रहा था पूरे देश और दुनिया में उनका। और जब वो किताब छपी 1955 में, मई 1955 में छपी थी, मजदूर दिवस पे ही शायद ही छपी थी, मुझे याद है। तो उस किताब को उन्होंने राज कपूर को समर्पित नहीं किया। अन्ना भाऊ साठे को, जिसका नाम अभी पारक साहब ने लिया है, वो किताब को समर्पण किया है उस मजदूरों के नेता को, और एक मजदूर को जो मजदूरों का हमदर्द है, खुद भी मजदूर है और अपने साहित्य में मजदूरों की बात करता है, शोषण के विरुद्ध बात करता है। तो उन्होंने समर्पण किया शैलेंद्र ने अन्ना भाऊ साठे को। उससे भी उन्होंने जो कविता लिखी, उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं था। ऐसा नहीं कहा कि भाई वो कवि उनका और कविता उनकी। राज कपूर के साथ नहीं गए, वो साथ गए अन्ना भाऊ साठे के। एक बात मैं और भी कहूँ, अन्ना भाऊ साठे की मूर्ति जो है, रशिया में 5 लोगों की मूर्तियां लगी हुई। एक तो टैगोर की लगी हुई, बड़ी करीब 12 फीट ऊंची, और वहां पर कार्यक्रम होता है साथ में जब उनकी जयंती होती 7 मई को। नेहरू जी की बड़ी मूर्ति लगी हुई बड़े चौराहे पर रशिया में, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के लगभग पास में। इंदिरा जी की मूर्ति लगी, जो उनकी डेथ हुई उसके अगले साल उनकी मूर्ति भी लगी। और एक मूर्ति जो है, जो 4 मूर्तियां हैं, टैगोर हैं, नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं और महात्मा गांधी, 4 मूर्तियां लगी हुई हैं। और चारों पे लगभग कार्यक्रम होते हैं जब जयंती वयंती होती है। हालांकि बीच में नेहरू जी का बंद कर दिया, पता नहीं पिछले 3, 4, 5 सालों से नेहरू जी के वहां कुछ आता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। एनीवे, 5वीं मूर्ति अभी मेरे ही कार्यकाल जब मैं वहां था, तो वहां पर अभी 2022 में यहाँ से 50 से ज्यादा लोगों का शिष्टमंडल महाराष्ट्र से और कुछ दिल्ली के लोग गए थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कई सांसद, एमएलए और जो अन्ना भाऊ साठे ट्रस्ट था वो लोग पहुंचे, और वहां यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया। तो ये कितना बड़ा सम्मान की बात है। तो मैं चाहता हूँ इस बार शैलेंद्र का भी कहीं ना कहीं उनकी मूर्ति जो है किसी यूनिवर्सिटी में लगे, और अगर मॉस्को में लगती है तो और भी अच्छी बात है। तो ये हमें, और पाठ्यक्रम में भी धीरे धीरे अब समय बदल रहा है, उनकी जो जीवनियां भी लग रही हैं। अब मेरी जो किताब मैंने लिखी है, भारतीय साहित्य के निर्माता शैलेंद्र, मुझे कई जगह से फोन आ रहे हैं कि सब हम अपनी यूनिवर्सिटी में उसका कुछ हिस्सा जोड़ना चाहते हैं, आपकी अनुमति। मैं कहा, मैं कॉपीराइट मेरा है ही नहीं, समझ लो आपका कॉपीराइट जो करो आप। और हम तो चाहते हैं शैलेंद्र के ऊपर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा अविनाश जी ने, अजय जी ने, पारक साहब ने। अजय जी बड़ी हकीकी बात करते हैं, और पारक साहब ने बड़ी वो जमीनी बात की है कि जो सच्चाई है वो यही है कि जो शब्दकार है वो पीछे छूट जाता है, नंबर 1 पे तो अभिनेता ही आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपने जहां पर बात को एक्चुअली छोड़ा है, दरअसल वही हम सबकी इच्छा है। शैलेंद्र के चूंकि हम लोग प्रशंसक हैं और उनको बहुत सम्मान के साथ हम याद कर रहे हैं, जो बात आपने कही कि उनकी भी मूर्ति लगे, उनकी जो रचनाएं हैं, खासतौर से जो कविताएं उन्होंने लिखी है, जैसे अजय जी ने बताया कि बिहार के पाठ्यक्रम में शामिल है उनकी कविता, तो उसी तरह से अगर उनको सम्मान मिले तो ये कम से कम एक कहीं ना कहीं ये इसका जो तक होगा, ये देखा जाएगा कि भाई हाँ, जो एक शब्दकार है जिसकी बात हम लोग करें कि वो दुर्भाग्य से इस पूरी चेन में पीछे रह जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक अलग पहचान जिसको वो डिजर्व करता है वो उनको मिलेगी। बहरहाल आज की बातचीत बहुत अच्छी रही, हम अपने समय से थोड़ा आगे चले गए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इस बातचीत में इसलिए मजा आएगा क्योंकि इसमें शैलेंद्र की शख्सियत के बहाने, उनके काम के बहाने हमने बहुत सारे ऐसे तत्वों को छुआ है, ऐसे पहलुओं को छुआ है जो कि दरअसल साहित्य, सिनेमा, समाज, सरकार सबको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और कहीं ना कहीं इन सबके जो अंतर संबंध है और इसमें जो व्यक्ति है, जो समाज है, जो आम जनता है, उसकी अपनी जो एक भूमिका होती है। जो बात अभी अजय जी ने कही कि भाई समाज ने क्या किया उनके लिए, तो वो जो भी कहीं ना कहीं आता है कि कैसे समाज को चाहिए कि अपने जो प्रतिष्ठित लोग हैं, कलाकार हैं, उनको जिंदा रखने के लिए वो भी जो है सक्रिय है। बहुत शुक्रिया आप सबका इस बहुत शानदार बातचीत के लिए, इंद्रजीत जी, पारक साहब, अविनाश और अजय जी, शिवा जी, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़े सब्र के साथ इसको देखा सुना। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।